ये जो वननेस का शगुफा है, हाँ, आपके अनुसार ये ठीक नहीं है? नहीं, वननेस इस बात पे तो होनी ही चाहिए कि हम एक दूसरे को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। इस बेसिक प्रमाइस पे तो एग्रीमेंट होना ही चाहिए। तो अंग्रेजों ने, हमारे यहाँ हार्मनी थी पर होमोजेनिटी नहीं थी, डिफरेंसेस थे। उन्होंने इनको फॉल्ट लाइन में कन्वर्ट किया। सावरकर दूरदर्शी थे। उन्होंने देख लिया कि सर सैयद ने जो आज से 70 साल 60 साल पहले आग लगाई है उसमें देश चलेगा। आरएसएस ने गांधी के विचारों से क्या सीखा? महात्मा गांधी के आरएसएस के आइडियोलॉग्स में क्या इंपॉर्टेंस है? कांग्रेस जो आज की है और जो आज के गांधी हैं, राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी और महात्मा गांधी में गांधी शब्द के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गांधी जी, उनका दर्शन में लगभग 80-85% ओवरलैप होगा। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली डिफाइंड कोर्ट ऑफ लॉ की डेफिनेशन है। अब पहचान पर ऐसा कौन सा, मैं कहूँ संकट, या मैं कहूँ कि ऐसी पहचान पर कौन सा विमर्श आ खड़ा हुआ जो हमें इस पहचान को दोबारा टटोलना होगा तब जब 76 बरस आज़ादी के पूरे हो चले हैं? चैप्टर नंबर 26 में आपने लफ्ज़ जिहाद का जिक्र किया है। वो कैसे हो तब जब, क्या ये बहुत ख़राब किस्म का पेट्रोनाइजेशन नहीं है कि हम अपनी लड़कियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक सही साथी चुन सकती हैं, जो कि संविधान नियत उनका अधिकार है? जिस तरह से आपने विषय को रखा, मैं उसे नैरेटिव कहूँगा। आपने एक नैरेटिव बनाने की, नहीं, मैंने सब तथ्य रखे कि नहीं, मोदी सरकार नैरेटिव की भाई जी। देखिए ऐसा है, 18 साल की लड़की वोट दे सकती है तो शादी भी कर सकती है। इस पे तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। लव शब्द पे मत जाइए, वो बेसिकली क्रिमिनल है। क्रिमिनल इंटेंट से लव का नाटक कर रहा है, तो उसके प्रति समाज को सचेत करना और उस व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसको सजा दिलवाना क्या किसी सभ्य समाज की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? ये लव जिहाद है कि जो भी गौवध करेगा, गौवंश को नुकसान पहुंचाएगा, उसको बादशाह के हुक्म से तोप के मुंह से उड़ा दिया जाएगा। कश्मीर को हिरोशिमा के उस सेम कड़ी में रख देना और उसकी क्या परिभाषा बनाना चाहते हैं? मतलब इससे क्या हम देखिए ऐसा है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जो 1990 के दशक में हुआ वो कोई अचानक नहीं हुआ और केवल पाकिस्तान के लोगों ने आके नहीं किया, यहाँ के लोगों की सहमति थी। तो ये 1990 के पहले की बात है। अब उन दोनों में शायद 4 सांसद थे कुल पार्टी के, और ये सबसे अच्छे वक्ता थे और उन दोनों भी सांसद का आना जाना मुफ्त में होता था। तो पार्टी इनका अपने विस्तार के लिए अधिकतम उपयोग करती थी। विमान में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो कुछ दिन इनके महाराष्ट्र को दिए गए कि आप इनके समय का उपयोग करिए। अच्छा, मैं बम्बई पहुंच गए, सवेरे आना, अभी दफ्तर बंद है। कहा मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ, दिल्ली से। अरे कहीं से भी आए हो, दफ्तर बंद है तो बंद है, सवेरे आओ। कसमों में सबसे बड़ी कसम विद्या रानी कसम खा के कह रहा हूँ, अरसे बाद कोई ऐसी किताब पढ़ी जिसमें हिंदी टाइप की थी, यानी बहुत अकादमिक टाइप की भाषा थी। हेलो, दीपक नाम है मेरा और आप देख रहे हैं किताब वाला, यानी हफ्ते की एक किताब और उसके लेखक का आमंत्रण। किताब वाला जिसमें हम लेखकों के संग बातचीत करते हैं, उसी तरह आज की किताब है नैरेटिव का मायाजाल, कौन है हम, क्या है हमारी पहचान। 600 रुपये की किताब है। बलबीर पुंज साहब ने इसको लिखा है। बलबीर पुंज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के 2 टर्म के सांसद रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के भी वो डायरेक्टर रहे हैं। इस किताब में क्या है, पहले तो 30 से अधिक चैप्टरों के आश्रय ये तय करने की कोशिश की गई है कि भारत के जो हमारी समझ है, उस समझ को कितने लोगों ने विकृत किया या कितने लोगों ने उसको बनाने में, उसको गढ़ने में, उसको पहचान बनाने में उसमें मदद की है। दूसरा सेक्शन इस कॉन्वर्सेशन का रहेगा किस्सों पर, किस्से अटल बिहारी वाजपेयी के, किस्से लालकृष्ण आडवाणी के, जब वो ट्रेन की छत पर बैठकर, यानी मालगाड़ी, खुली मालगाड़ी में वो दिल्ली पहुंचते हैं। किस्से अटल बिहारी वाजपेयी के भी होंगे और किस्से होंगे के.एस. सुदर्शन के, जो सरसंघचालक रहे थे। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन रहेगी 2 पार्ट में। पहले हम किताब पर बात करेंगे, फिर हम किस्सों पर। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। किताब के आश्रय इसके जरा
पहलुओं को टटोलने की कोशिश करूं उससे पहले, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, किताब की हिंदी बिल्कुल एकेडमिक भाषा की हिंदी थी, टाइटल है अंग्रेज़ी का, नैरेटिव का मायाजाल। तो ये द्वंद, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे रहा सर कि किताब इतनी अच्छी हिंदी में और टाइटल के लिए आपको अंग्रेज़ी का शब्द ही चुनना पड़ा? ये सच में कठिनाई आई थी। पुस्तक जब पूर्ण हुई तो उसके बाद शीर्षक टाइटल क्या रखा जाए, इस पे चर्चा हुई। और पूरी की पूरी जो किताब है वो नैरेटिव पर या विमर्श पर आधारित है। तो किताब का नाम रखा विमर्श का मायाजाल। पहले ये नाम था? पहले ये नाम रखा गया और ये इसका एक डिज़ाइन भी बन गया। उसके बाद 50 एक सुधी जनों के अंदर इसको हमने चर्चा की इसकी, और लगभग सभी की राय थी कि नैरेटिव का सही अनुवाद विमर्श नहीं है। आम आदमी विचार विमर्श चर्चा की बात करता है। किताब जो है वो पूरी की पूरी नैरेटिव के ऊपर आसपास घूमती है। और मैंने भी देखा कि किताब के अंदर कम से कम मैंने 400 बार नैरेटिव शब्द का प्रयोग किया होगा। तो फिर नैरेटिव की हिंदी तलाशने की खोज शुरू हुई, तलाश शुरू हुई। और फिर समझ में आया कि हिंदी भाषा में कोई ऐसा शब्द ही नहीं जो पूरी तरह से नैरेटिव के भाव को प्रकट कर पाए। आधा अधूरा तो करते हैं, पूरा नहीं करता। पर क्यों नहीं करता? हर भाषा जो है उसका किसी एक भौगोलिक स्थिति में, एक संस्कृति में विकास होता है, और जो अवधारणाएं होती हैं उस संस्कृति में, उन अवधारणाओं का प्रकटीकरण शब्दों के माध्यम से होता है, संज्ञाओं के माध्यम से होता है। अंग्रेजी में निर्वाण के लिए कोई शब्द नहीं है, योग के लिए कोई शब्द नहीं है, धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है। लंबी श्रृंखला है, क्योंकि ये अवधारणाएं पश्चिमी सभ्यता में है ही नहीं। और इसलिए अंग्रेज़ों ने समझदारी की, उन्होंने इन शब्दों को जस का तस अपने शब्दकोश में शामिल कर लिया। जैसे योग का योगा हुआ, धर्म का धर्मा हुआ, पर मूलतः शब्द वही है। तो हमें भी लगा कि भाई अगर नैरेटिव का पूर्णतः समकक्ष शब्द उपलब्ध नहीं है तो फिर नैरेटिव को एज नैरेटिव जस का तस स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नैरेटिव क्या है? हमारे यहाँ कल्पना है सत्य और असत्य की, झूठ और सच की। नैरेटिव इन सब के बीच की कुछ चीज़ है। नैरेटिव का अर्थ ये है कि आप घटनाक्रम को जैसा आप खुद समझते हैं वैसा नहीं बताएं, बल्कि जैसा आपको आपके एजेंडा को पूरा करेगा, उसको, उन तथ्यों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर आप प्रस्तुत करें। उनमें से कुछ घटा लें, कुछ बढ़ा लें, कुछ छिपा लें और कुछ को ट्विस्ट कर लें, और इसको अपने एजेंडा को प्राप्त करने के लिए आप परोसें। ये नैरेटिव का कंसेप्ट है और ये पश्चिमी अवधारणा है। हमारे यहाँ लोग गलत बोल सकते हैं, हमारे यहाँ वाङ्मय है, साहित्य है, उसमें अशुद्धियाँ हो सकती हैं, गलत हो सकता है, परंतु आपको भ्रम में डालने के लिए नहीं किया। जिसने वो गलत बात बोली या लिखी, वो विश्वास करता था कि यही सही है और इसलिए किया उसने। पर नैरेटिव जो है इट्स बेसिकली माइंड मैनेजमेंट टेक्निक, ए टूल, कि नैरेटिव इस तरह से बनाया जाए कि सुनने वाले का, पढ़ने वाले का मानस इस दिशा में चल पड़े। ठीक, मैं आपको यहीं से आपकी किताब के सबटाइटल पर ला रहा हूँ। नैरेटिव का मायाजाल के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसके दोषी, या आपकी भाषा में ही कहूँ तो इसका दोषारोपण किस पर होगा? ये नैरेटिव का मायाजाल बनाने वाले कौन लोग थे? कौन से लेकर कौन से टाइम पीरियड तक ये मायाजाल बनाया गया? और इस मायाजाल का ये जो एनिग्मा है ये क्या है? इसके ब्रीफ अगर आप लिस्टिकल हमारे दर्शकों के सामने रख दें ताकि किताब की भी एक रूपरेखा सामने आ जाएगी और हम थोड़ा बेहतर इस किताब में दाखिल हो पाएंगे। देखिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया। फिर 300 साल बाद दोबारा इस्लाम के हमले भारत पे होने शुरू हुए। आप समझ सकते हैं कि करीब 1800 तक, 1819 के अंदर मराठा हार गए और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। यहाँ का जो समाज था वो संघर्ष करता रहा अपनी पहचान बचाने के लिए।
लड़ता रहा अपना सम्मान बचाने के लिए, गुलामी भी सही, तलवार भी सही, परंतु कभी भी उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को अपने से बेहतर नहीं माना कि ये बेहतर लोग हैं हमसे, और निष्कृष्ट रूप से ही उनको देखा, क्योंकि आक्रमणकारी थे, यहाँ के मंदिरों को तोड़ते थे, महिलाओं की अस्मत लूटते थे, यहाँ की जो सभ्यता थी उसका समूल नाश करना चाहते थे। तो इस तरह के आतताइयों को यहाँ के लोगों ने कोई बहुत अच्छा नहीं माना और तरह तरह के उनके लिए संज्ञाओं का भी प्रयोग किया। ये कौन से टाइम पीरियड तक की आप बात कर ये मैं सन 1200 से 1800 की बात कर रहा हूँ, 600 साल का समय। परंतु परिस्थिति बदली, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया और उसके बाद 1857 की पहली क्रांति हुई। ठीक। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा, उसमें बहादुर शाह जफर उसके हेड बनाए मिलकर गए। लड़ा। और बहादुर शाह जफर की जब सरकार दोबारा वापस आई तो उन्होंने एक 40 सूत्री कार्यक्रम, एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल थी, बनाई गई थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। और उस रेवोल्यूशनरी काउंसिल का एक निर्णय, या पहला निर्णय ये था कि जो भी गौवध करेगा, गौवंश को नुकसान पहुंचाएगा, उसको बादशाह के हुक्म से तोप के मुंह से उड़ा दिया जाएगा। तो एक जिसे कहना चाहिए एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग दोनों कम्युनिटीज़ में 600 साल के खूनी संघर्ष के बाद बन रही थी। पर 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों के लिए बड़ी झटका थी। जिस समाज को सोचते थे बिखरा हुआ है, वो इकट्ठा हो गया और लगभग सफल हो गया। तो उन्होंने आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो इसके लिए डिवाइड एंड रूल पुराना सिद्धांत है, रोमन है, और वो अंग्रेज़ों की एक अच्छी बात थी कि लिख पढ़ के सब बात करते थे, तो मैं सारे में जाना नहीं चाहता। और उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हम आगे से इस सिद्धांत पर काम करेंगे। इस सिद्धांत के काम करने के लिए आवश्यक था, वो बहुत परिश्रमी लोग थे, उन्होंने भारतीय समाज की और उसके जो अलग अलग वर्ग थे उनकी बहुत गहराई में जाके उनका अध्ययन किया। और भारतीय समाज तब भी और आज भी होमोजीनियस नहीं था, पर तब हार्मोनियस था। होमोजेनिटी नहीं थी, यानी एक रूपता नहीं थी, लेकिन एक रूपता नहीं थी, नहीं, एक दूसरे को, डिफरेंसेस को, अंतरों को, जिसे कहना चाहिए रिस्पेक्ट करते हुए, उसका सम्मान करते हुए साथ साथ जीने की कला हम लोगों को हजारों वर्षों से है। आप देखिए ना, एक घर के अंदर 4 भाई हैं, एक शिव का उपासक है, एक हनुमान जी का उपासक है, एक भगवान को मानता ही नहीं है और एक गुरुद्वारे जाता है। और मैं ऐसे परिवारों को आज भी जानता हूँ। हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। टॉलरेंस वर्ड जो है नेगेटिव है। हम एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। टॉलरेट का तो अर्थ ये हुआ कि मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ बड़ी कठिनाई के साथ, एडजस्ट कर रहा हूँ किसी तरह से। नहीं, मेरे लिए ये इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप शिव को नहीं मानते और हनुमान जी को मानते हैं। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि ये गुरुद्वारे जाता है और मंदिर नहीं जाता है। हम जैसे हैं एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को इस वजह से है दृष्टि से नहीं देखते कि वे उस रास्ते पे नहीं चलता जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ। तो हमारे बीच में हार्मनी थी, होमोजेनिटी नहीं थी, और होमोजेनिटी होनी भी नहीं चाहिए, एक रूपता होनी भी नहीं चाहिए। भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया। एक संस्कृति, एक का जो शगुफा एक संस्कृति का अर्थ है कि इस सिद्धांत को मानना। हाँ, उस संस्कृति का मूल मंत्र है कि हम एक दूसरे को वैसा ही स्वीकारें जैसे हम हैं। ये जो वननेस का शगुफा है, हाँ, आपके अनुसार ये ठीक नहीं है? नहीं, वननेस इस बात पे तो होनी ही चाहिए कि हम एक दूसरे को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। इस बेसिक प्रमाइस पे तो एग्रीमेंट होना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो वेदों में लिखा गया एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। तो एक सत्य तो एक है, जाने के रास्ते कई हो सकते हैं और हर रास्ता उतना ही सामान्य है जितना, और कोई रास्ता ऐसा नहीं है। हमारी दृष्टि में कोई काफिर नहीं है, कोई काफिर नहीं है। आप प्रभु को मानते बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तभी ठीक है।
इसलिए जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जिनको नास्तिक कहा जाता है, वो भी अपने आप को अच्छा हिंदू कह सकते हैं, सिद्ध। और ऐसी पूरी की पूरी परंपरा है हमारे यहाँ। तो अंग्रेज़ों ने, हमारे यहाँ हार्मनी थी पर होमोजेनिटी नहीं थी, डिफरेंसेस थे। उन्होंने इनको फॉल्ट लाइन में कन्वर्ट किया। दे कन्वर्टेड देम इनटू फॉल्ट लाइन्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और एक दूसरे के साथ जो खड़ा कर सकते थे बिंदु, जहाँ तो उनको बढ़ाया, जहाँ उस तरह के नैरेटिव को बनाया जिससे लोग आपस में शांति से ना रह सकें। और इसके लिए उन्होंने बहुत एकेडमिक काम किया और पूरी की पूरी एक रचना बनाई। और वो नैरेटिव तब से हमारे साथ चले थे। 1947 में ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए थी, ये विष बेल कट जानी चाहिए थी, पर वैसा नहीं हुआ। हम लोग वी वर रूल्ड बाय द एलियंस बिफोर 1947 एंड आफ्टर दैट द एलिनेटेड, जिनका इस देश की सभ्यता के साथ बहुत कमज़ोर रिश्ता था, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई और उसकी वजह से वो जो फॉल्ट लाइन्स थी वो और चौड़ी होती गई। और उसने हमारे समाज को, अंग्रेज़ों ने तब भी बांटा था। और कितनी बड़ी विडंबना है कि आज आप बता रहे हैं कि उनको गए हुए 76 साल हो गए, 77वां कल शुरू होने वाला है, पर वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। और इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उस नैरेटिव को, विमर्श को या उस पैराडाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पुस्तक उन्हीं से डील करती है। जी, यहीं आपको थोड़ा देर रोकना चाहूँगा। आपने कहा हमें 47 के बाद उन लोगों ने रूल किया जिनका भारतीय संस्कृति से कटाव था, वो उस तरह से जुड़े हुए नहीं थे। उसी पहली वाली उसी सरकार में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे, उस अंबेडकर साहब उस सरकार में थे, 50 तक वल्लभ भाई पटेल भी थे, नेहरू भी प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद लोहिया और से लेकर के विपक्ष के भी अलग नेता रहे जिनके बार बार इनको डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपने पढ़ी होगी, मैं मतलब उसमें किस तरह से संस्कृति के बारे में, कल्चर है, वो एक अलग बात हो सकती है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय नामक किताब ही लिख दी है। तो ये कैसे लोग थे जो संस्कृति से कटे हुए थे, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि ये इतने, मैंने भी नाम देखिए, आपको 1940 को एक कट ऑफ डेट लेनी पड़ेगी। 1940 से आप पहले देखेंगे तो लगभग सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे। और कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस जिसको आप बोलते हैं, उसमें एक फैक्शन हिंदू महासभा का भी था, उसमें मुस्लिम लीग का भी था, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहे। और अब नाम गिनाने जाएंगे तो लंबी लिस्ट सूची हो जाएगी। 1940 तक लगभग एक ही नैरेटिव था, ये देश एक है। और इस देश के जो मानक हैं उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं था। उसके बाद विवाद शुरू हुए क्योंकि अंग्रेज़ों को पाकिस्तान बनाना था। और पाकिस्तान क्यों बनाना था? क्योंकि अंग्रेज़ मूलतः साम्राज्यवादी थे, अपने कौम और अपने देश के हित के बारे में सोचते थे। उनको भारत से कोई लगाव नहीं था, स्वाभाविक है। और उनको लगता था, और उनके हिसाब से वो ठीक भी था, कि 1940 के बाद किसी भी दिन देश ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां वैसी हो चुकी थी। और ये जो कांग्रेस का नेतृत्व है ये स्वाभिमानी है, ये देश को एक अलग रास्ते पे लगाएगा। और नेहरू जी की जो निकटता थी सोवियत यूनियन के साथ, और हो सकता है कि ये समाजवादी या वामपंथी हो जाएं। एक वामपंथी भारत, रूस, चीन और फिर पूरा भारत। एक वामपंथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन, रूस और भारत शायद मिला के पूरी विश्व की 40-50% जनसंख्या हो जाती। और उनको एक आउटपोस्ट चाहिए थी जिसमें वो अपनी उपस्थिति रख सकें और जो उनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट थे उसकी रक्षा कर सकें। और इसके लिए उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन थी उस पर बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो इसलिए किया था कि हिंदू और मुसलमान जो इकट्ठे आए 1857 में वो दोबारा से अलग हो जाएं,
उसके लिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान का उपयोग किया। कोई भी व्यक्ति 1888 का उनका मेरठ में दिया हुआ भाषण ऑन रिकॉर्ड है, उसको पढ़ सकता है। इस पुस्तक में उसका जिक्र है, जिसमें उन्होंने बार बार यह कहा हिंदू और मुसलमान जो हैं ये बिल्कुल दो अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, एक को दूसरे पे राज करना पड़ेगा। मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के ज़्यादा निकट हैं, क्योंकि अंग्रेज़ और मुसलमान दोनों पीपल ऑफ द बुक हैं। 18 अंग्रेज़ों के आने से पहले इस देश पे मुसलमानों का राज था, और ये बड़ा लॉजिकल है कि कल कभी अंग्रेज़ जाने की सोचें तो इस राज को मुसलमानों के हवाले करके जाएं। सर यहीं पर रोकना है। कई जो वैचारिक आपकी अलग से वैचारिकी रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि सावरकर ने भी अहमदाबाद अधिवेशन में ठीक इसी तरह की बात की थी, जब वो पुण्य भूमि और पितृभूमि का कंसेप्ट लाते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग तरह की कौमें हैं, कभी साथ में नहीं रह सकती हैं। वो भी ठीक है कि 1857 पर उनके एक शानदार किताब है। ये भी ठीक है कि उन्होंने ही कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तेग लंदन तक रहेगी तेग हिंदुस्तान की। आप बिल्कुल दीपक जी ठीक कह रहे हैं। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने कहा था ये, और उसके बाद जब पाकिस्तान इनएविटेबल हो गया, लग गया कि अंग्रेज़ इसको बना के ही रहेंगे, तो तब हिंदुओं को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, और उसका बहुत नुकसान हुआ। आप ये सतीश गुजराल हैं, आई.के. गुजराल जी के बेटे। आई.के. गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, देवगौड़ा के बाद अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो उनके बेटे सतीश गुजराल जो कि बहुत मशहूर प्रसिद्ध आर्टिस्ट भी हैं, और उनको कान से सुनता नहीं था, बचपन में बीमारी हो गई थी, और बाद में उनका बहुत एडवांस उम्र में जाके इलाज हुआ। उनकी आत्मकथा है, और उसमें एक चैप्टर है पाकिस्तान के बारे में, किस तरह से वो पढ़ने वाला है, किस तरह से ये लोग पाकिस्तान में थे जो आज का पाकिस्तान है। इनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, और उन्होंने बार बार हिंदुओं को आश्वस्त किया कि पाकिस्तान में बनेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे इतने सारे मुसलमान मित्र हैं। और जो कस्बा था, मुझे उसका नाम भूल गया, छोटा कस्बा था, गांव नहीं था, बड़ा कस्बा था। तो 15 अगस्त से पहले वहाँ पर आसपास के गांव की मुस्लिम भीड़ इकट्ठी हो गई, और हिंदुओं की हत्याएं शुरू हो गई, उनके घरों को लूटा जाने लगा। लोग तैयार नहीं थे। हिंदू इस विश्वास के साथ बैठे थे कि गुजराल साहब जैसा नेता कह रहा है तो कुछ नहीं होगा। सावरकर नहीं चाहते थे ये गलती हो, इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया पहले से ये बनेगा, और इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ तक गलतफहमी थी कि ये लोग भाग के पहुँचे लाहौर। सतीश गुजराल के पिताजी, आई.के. गुजराल के पिताजी, ये पहुँचे लाहौर। सतीश के दादाजी हैं? सतीश के दादाजी नहीं, सतीश के पिताजी। अच्छा, ठीक ठीक भाई। आई.के. गुजराल और सतीश गुजराल भाई हैं आपस में। तो ये पहुँचे लाहौर, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से और वो बात की, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। ये लोग रुक गए, विश्वास किया। जिन्ना ने कहा, तो इनके पिताजी, मुझे इनका नाम भूल रहा है अभी, वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो गए। और 11 अगस्त 1947 की जो मोहम्मद अली जिन्ना की भाषण है कि हिंदू अपने मंदिर जा पाएगा, सिख गुरुद्वारे पाएगा, उस पर इश्तियाक अहमद ने पूरी किताब लिखकर किया है। विश्वास किया। 1948 में चोरों की तरफ भाग के उनको जलंधर आना पड़ा। सावरकर दूरदर्शी थे, उन्होंने देख लिया कि सर सैयद ने जो आज से 70 साल 60 साल पहले आग लगाई है, उसमें देश चलेगा, और अगर हिंदू अपने लिए बचने का इंतज़ाम नहीं करेगा तो मरेगा। और इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया कि कांग्रेस की बातों में मत आओ, देश बटने वाला है। ठीक सर, अब यहीं से इस पहचान को करना है। आपकी किताब का जो सबटाइटल है, कौन है हम, क्या है हमारी पहचान। एक संविधान हमारे मुल्क में है जिसको हमने अडॉप्ट किया, 2 बरस 11 महीने 18 दिन, एकदम जीके की तरह रटा दिया गया है हमको। हमने एक संविधान बनाया, एक संविधान जिसमें हमें मौलिक अधिकार मिले, मौलिक कर्तव्य मिले, एक संविधान जिसने हमारी नागरिकता तय करी।
उस सब पहचान के बाद, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली डिफाइंड कोर्ट ऑफ लॉ की डेफिनेशन है, अब पहचान पर ऐसा कौन सा, मैं कहूँ संकट, या मैं कहूँ कि ऐसी पहचान पर कौन सा विमर्श आ खड़ा हुआ जो हमें इस पहचान को दोबारा टटोलना होगा तब जब 76 बरस आज़ादी के पूरे हो चले हैं। मैं एक और उदाहरण यहाँ रखता हूँ। नाइजीरिया ने जब अपनी नेशनलिटी स्थापित करने की कोशिश करी तो उन्हें अपने अतीत में जाना पड़ा कि हमें अतीत में हम एक थे और हम एक रूपता स्थापित करना चाहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब अपने आप को एक मुल्क बनाया तो उन्होंने भविष्य की ओर देखा कि हम भविष्य में ऐसे होंगे। 7 आर्टिकल का उनका कॉन्स्टिट्यूशन है बस। तो ये दो जो ध्रुव है, एक कि हम अतीत में देखकर अपनी पहचान स्थापित करें, एक हम भविष्य में ऐसी पहचान बनाएंगे उस आधार पर हम अधोन्मुखी न हों। तो इन दोनों के बीच में पहचान की तलाश की जरूरत क्यों है जब एक संविधान इस मुल्क में है और उस सब कुछ डिफाइन कर रखा है? देखिए, एक तो ये है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में कोई आपस में झगड़ा नहीं है। तीनों ही समय के रूप हैं। आज जो वर्तमान है कल वो भूतकाल हो जाएगा और जो कल आने वाला है वो भविष्य है। तो इसलिए मैं कोई अंतर्विरोध नहीं देखता। दूसरा ये कि ये मानना कि 1947 में इस देश का जन्म हुआ और इस संविधान के कारण इस देश की पहचान बनी, गलत है। ये देश अगर लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है और अगर इस देश में सेक्टरवाद है तो इस संविधान की वजह से नहीं है। मैं आपको एक एनेक्डोट बताता हूँ। 1980 के थोड़ा पहले की बात है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैं उसका मेंबर हूँ। दिल्ली में एक बड़ी विशिष्ट जगह है। परिचित हूँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। नहीं, मैं आपके दर्शकों के लिए पूरे देश में है। तो वहाँ पर देशी विदेशी विमान विभूतियाँ आती रहती हैं, अपने विचारों को साझा करती हैं। और जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे उनका नाम तो भूल गया, एक अंग्रेज़ लॉर्ड थे, उनका भाषण था। 60-70 की ऑडियंस थी, कोई बड़ी ऑडियंस नहीं थी। और उन्होंने अपने भाषण में अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्वीन विक्टोरिया ने और बाद में जॉर्ज पंचम ने देश के लिए क्या क्या किया, भारत के लिए, इसको गिनाया। रेलवे लेके आए, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेके आए, वाइट मैन्स बर्डन, हाँ, मतलब बहुत कुछ लेके आए। और फिर कहा कि हमारा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट जो है भारत को, वो लोकतंत्र है, सेकुलरवाद है, एक बहुलतावादी समाज है। ये हमने गिफ्ट दिया आपको। अच्छा, ब्रिटिशर्स का एक गिफ्ट है इंडिया। हाँ, अच्छा। ये उन्होंने क्लेम किया और हमारे जैसे लोग हैं उन्होंने ताली भी बजाई इस बात पे उनका अभिवादन किया। बाद में प्रश्न उत्तर का समय था, मैंने हाथ उठाया, अवसर मिल गया तो मैंने कहा कि आपने और अंग्रेज़ सरकार ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, आपने विवरण बताया, हम आभारी हैं आपके। आपने लोकतंत्र दिया, आपने हमको सेक्युलरवाद दिया, बहुलतावाद दिया, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी दी, उसके लिए भी आभारी हैं आपके। पर एक प्रश्न है भगवान, ये उपहार आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया? उपहार तो आप देने वाले थे, हमको दिया, पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर ये है, ये हमारा मूल चरित्र है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जिसका जिक्र मैंने बातचीत में पहले भी किया कि एक हनुमान जी को मानता है, एक गुरुद्वारे जाता है, एक किसी भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, और सब एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो देश पैदा हुआ, ये 1947 में नई व्यवस्था आई। देश बहुत प्राचीन है और उस विषय को इस पुस्तक में बड़े विस्तार से लिया गया है। अगर भारत 1947 में पैदा हुआ है तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बन गई? अगर देश 1947 में पैदा हुआ तो क्रिस्टोफर कोलंबस किस भारत की तलाश में निकला था? और सर रो जो अकबर की कोर्ट में आए थे, वो कौन से इंडिया के में आए थे? भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। यही जो प्राचीन राष्ट्र है, इसी की भावना इस देश को इकट्ठा रखती है,
लोकतांत्रिक रखती है और इसको सेकुलर रखती है। और भारत में आप इस्लामिक पीरियड को छोड़ दें तो एकमात्र अपवाद सम्राट अशोक का है। बाकी यहाँ के हिंदू राजाओं ने, उनके अपने देवी देवता रहे होंगे, फैमिली डिटीज रही होंगी, पर उन्होंने कभी भी अपने बल का या धन का या राज्य के संसाधनों का प्रयोग प्रजा को उस देवी देवता का अनुयायी बनने के लिए मजबूर करने के लिए कभी नहीं किया। और इसलिए आपने अशोक का एक्सेप्शन पहले ही रखवा लिया। अशोक ने किया, अशोक ने राज्य के संसाधनों का उपयोग किया। आप उदयपुर जाइए, उदयपुर में वो अपने आप को महाराजा नहीं कहते, महाराणा कहते हैं। वो मानते हैं कि एकलिंग महाराज ही उदयपुर के शासक हैं। वो उस शासक के बिहाफ पर उसके प्रतिनिधि के रूप में वो राज करते हैं। उदयपुर से 100 किलोमीटर की कम दूरी पे एक रणकपुर करके जगह है, वहाँ पर एक जैन मंदिर है और उस जैन मंदिर में इतना संगमरमर लगा हुआ है कि उसमें से 2-4 ताजमहल बन जाए। किसने बनवाया मंदिर? वो मंदिर जो महाराणा हुआ करते थे उदयपुर के, उनके प्रधानमंत्री अक्सर जैन हुआ करते थे और वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जैन थे, समृद्ध थे, संसाधनों वाले थे। तो उनकी जिस भगवान में आस्था थी उसके लिए इतना विशाल मंदिर बनवाया। तो अगर हम सेकुलर हैं, यदि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं और पूरे विश्व में शायद यही पूरा ये दक्षिण पूर्व एशिया है, ये पूरा विश्व का जो हिस्सा है, भूगोल का हिस्सा है, उसमें अगर जीवंत लोकतंत्र है, यहाँ पर सेकुलरवाद है, तो यहाँ की संस्कृति के कारण है। तो दूसरा आपने प्रश्न पूछा था पहचान का। जी, अभी चुनाव, गुजरात में चुनाव हुए थे, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो वो गुजरात की 3 विधानसभा सीट में गए। मेरा अंदाज़ा है कि उनमें से केवल 2 आदिवासी कह सकते हैं, वनवासी कह सकते हैं, संविधान में शब्द है जनजाति, तो 2 सी थी। उसमें उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि मेरी दादी मुझे बताया करती थी, इंदिरा गांधी का रेफरेंस है। हाँ, मेरी दादी, ये उन्हीं की भाषा है, कि ये जो आदिवासी हैं यही इस देश के असली मालिक हैं। तो फिर आप दीपक जी बताइए कि आप कौन हैं इस देश में, मैं कौन हूँ? और जो मैं तो उनको आदिवासी मानता भी नहीं हूँ, मेरे देश के नागरिक हैं, जैसे वो हैं वैसा मैं हूँ। हम लोग कौन हैं? असली मालिक अगर वो हैं, असली वो हैं, तो हम नकली हैं क्या? तो हम कौन? और अभी उनका आज के समाचार पत्र में एक बयान है कि ये वनवासी कहना उनका अपमान है। आज के अखबार में है, आज का अर्थ है 14 अगस्त 2023। आज के अखबारों में उनका वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन लोगों, आदिवासियों को वनवासी कह के उनको अपमानित करता है। ये चाहता ही नहीं कि ये लोग प्रगति करें। ये देश को तोड़ने वाली बात है। ये हमारा जो इतिहास, परंपरा और संस्कृति है उसके साथ तर्कसंगत नहीं है। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न हायर एजुकेशन जिसे कहेंगे आज की दृष्टि में, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? वन में गए थे। कृष्ण और सुदामा और बलराम जी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? वन में गए थे। वेदों और उपनिषदों की रचना क्या इंद्रप्रस्थ में हुई थी या अयोध्या में हुई थी? उन सब की रचना भी ऋषि मुनि जो वनों में रहते थे, वहाँ पर वेद जैसे, उपनिषद जैसे द हाईएस्ट बुक्स ऑफ फिलॉसफी हैं, उनकी रचना वनों में हुई थी। हमारे यहाँ जो कल्पना अमेरिका की और यूरोप की है कि फॉरेस्ट मीन एरिया फुल ऑफ घोस्ट एंड बीस्ट, वो वाली नहीं है। वन के भी देवता होते हैं। हमारे लोग जब जैसे आजकल वाटन जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, हमारे लोग पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए वनों में जाते थे।
और हम लोग और ऋषि मुनि जो थे, गुरु वशिष्ठ कहाँ रहते थे, सांदीपनि कहाँ रहते थे, ये सब लोग वनों में रहते थे। हम लोग वनों में रहने वाले और शहर में रहने वालों की सभ्यता एक थी, दे बिलोंग टू द सेम कल्चर। जो नगर में रहता था नगरवासी हो गया, जो ग्राम में रहता था ग्रामवासी हो गया, जो वन में रहेगा वनवासी कहलाएगा। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात कहाँ से आई और आदिवासी की बात कहाँ से आई? हम सारे आदिवासी हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। आपके लिए फिर सही शब्द क्या होना चाहिए यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए? जो भारत के संविधान में जो जनजाति शब्द है इसी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, संविधान की बात कुछ और कर लेता हूँ। एक संगठन है आरएसएस, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, ऐसा उसका दावा है। आपने अपनी किताब के प्राकथन में लिखा है कि आरएसएस ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली जब केशव बलराम हेडगेवार संघ बनाते हैं। हालांकि उसका नाम शुरुआत में कुछ और रखा गया, फिर भारतीय संगठन, और उस तरह से वो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है। केशव बलराम हेडगेवार के बाद गोलवलकर साहब आए, फिर देवरस साहब, रज्जू भैया, और वो पूरी एक परंपरा है जी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा था, जो वल्लभ भाई पटेल ने ही लगाया था। गांधी के विचारों से आए दिन आरएसएस के विचारकों की उनसे वो मुठभेड़ होती रहती है, और वो एक वैचारिक मुठभेड़ है। सिंपल सा सवाल है सर, आरएसएस ने गांधी के विचारों से क्या सीखा? महात्मा गांधी के आरएसएस के आइडियोलॉग्स में क्या इंपॉर्टेंस है? आप 1909 में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, बहुत छोटी जी, पढ़िए सर, हिंद स्वराज, और उसका पुनर्प्रकाशन हुआ था शायद 1930 में। और उसके पुनर्प्रकाशन जो रिवाइज एडिशन था उनका, नहीं रिवाइज नहीं था, सेकंड एडिशन था, क्योंकि कुछ शब्द उन्हें हटाने के लिए नहीं, उन्होंने लिखा, उनके प्रीफेस में है, आई डोंट फाइंड ए नीड टू चेंज इवन ए कॉमा एंड फुल स्टॉप इन व्हाट आई रिड इन 1909। और 1909 का उनका आप एडिशन पढ़ें, और 1930 जो बाद में भी आए, उन्होंने कहा एक बड़ा ऐसा एक वाक्य जो मेरे दिल को छू गया, और कोई भी पढ़ेगा तो दिल को छू जाएगा। उन्होंने लिखा, इफ आई कैन रिकलेक्ट इट करेक्टली, दैट टू इंग्लिशमैन आर नॉट अलाइक द वे टू इंडियंस आर। भाषा की समस्या होगी, खान पान की समस्या होगी, कपड़े पहनने की अलग अलग होगा तरीका, परंतु उनका मानस इस तरह से एक है, वैसा कुछ ही दो अंग्रेज़ों का नहीं हो सकता। ये गांधी जी के शब्द हैं। गांधी जी ने ये जिस तरह से ईसाइयों को स्वीकारा, ईसाई मत को स्वीकारा, परंतु उनका जो छल कपट के साथ डरा धमका कर मत परिवर्तन करने का तरीका था, उसका विरोध किया, ये भी बहुत प्रेरणादायक है। एक जगह नहीं, 20 जगह आप कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी पढ़े, 100 वॉल्यूम में बड़े बड़े हैं, महात्मा गांधी वांग में मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की है। इतने रेफरेंसेस हैं कि आश्चर्य होता है कि आज की कांग्रेस क्या है और गांधी जी क्या कहते थे इस मामले के अंदर। गौ हत्या के बारे में जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि देश की स्वाधीनता इंतजार कर सकती है, पर गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, और इस तरह के 20 मामले हैं जिसमें संघ और बीजेपी, संघ और महात्मा गांधी बहुत निकट हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो आज की है और जो आज के गांधी हैं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी और महात्मा गांधी में गांधी शब्द के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गांधी जी, उनका दर्शन में लगभग 80-85% ओवरलैप होगा। 10-15% ऐसे हो सकते हैं मामले जिसमें विचार भिन्नता हो, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप ये मन कह रहे से हैं गांधी जी का सम्मान करता है। 1961 से जो प्रातः स्मरण आरती है उनकी, जो प्रातः स्मरण संघ के लोग करते हैं, उनमें गांधी जी का नाम है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 85% गांधी की बातों को मानता है और उन्हें सम्मान कर देता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ठीक। हमने नैरेटिव की बात करी, मायाजाल की बात करी, ये कौन थे, अंग्रेज थे, किस तरह से बनाया गया, उस पर तफसील से बात करी। अब आपकी ही किताब के एक चैप्टर पर एक सवाल है सर, और फिर थोड़ा सा इसको और खोलेंगे। चैप्टर नंबर 26 में आपने लफ्ज़ जिहाद का जिक्र किया है, जो इस वैचारिकी से अलग रखने वाले लोग हैं। कई लोग वो सवाल उठा सकते हैं कि
सरकार ने लोकसभा में पटल पर जब ये सवाल पूछा गया था 5 फरवरी 2020 को, तो गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। आपने ही अपने चैप्टर में, बिल्कुल आपके शब्द कोट कर रहा हूँ, आपने लिखा कि इसको निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बना बनाया शगुफा नहीं है जिसे आरएसएस या बीजेपी बना रही है। इसमें कई जो विरोधी तर्क आते हैं वो इस तरह से हैं सर कि 18 बरस की एक लड़की, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, कोई भी उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, अगर वो लड़की, आप राज्यसभा के मेंबर रहे हैं सर 2 बार, अगर वो आपको चुनने वाले विधायकों को चुन सकती है, वो इस देश की सत्ता को चलाने वाले सांसदों को चुन सकती है, तो वो लड़की का ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि वो किससे प्रेम करेगी? और वो प्रेम चाहे सफल हो असफल हो, ये तो नियति का खेल है, या वो कैसे भी हो सकता है। तो लव जिहाद का शगुफा जो है, लव जिहाद की जो बात है वो कैसे हो तब जब, क्या ये बहुत खराब किस्म का पैट्रोनाइजेशन नहीं है कि हम अपनी लड़कियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक सही साथी चुन सकती हैं, जो कि संविधान नियत उनका अधिकार है? दीपक जी, आपने बिल्कुल जो कुछ कहा ठीक कहा, सच कहा, पर पूरा सच नहीं कहा, अधूरा सच कहा। बताएं। एक तो केवल ये संघ परिवार की बात नहीं है लव जिहाद। जिस तरह से आपने विषय को रखा, मैं उसे नैरेटिव कहूँगा। आपने एक नैरेटिव बनाने की नहीं, मैंने सब तथ्य रखे कि मोदी सरकार नैरेटिव की, भाई जी देखिए ऐसा है, बताएं। 18 साल की लड़की वोट दे सकती है तो शादी भी कर सकती है, इस पे तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आप 20 साल के हैं मान लीजिए, आपको संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार है। आपने संपत्ति बेची, मैंने खरीदी, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर बाद में पता लगा कि आपने फर्जी कागज बना के बेची, जो संपत्ति आपकी थी नहीं, आपने वो करके बेची। आपने वो संपत्ति 2 बार बेची और मेरे से झूठ बोला, तो फिर आप अपराधी होंगे कि नहीं होंगे? तो लव जिहाद में होता क्या है कि लड़का पहले तो अपनी आइडेंटिटी बदलता है, कलावा बांधता है, नाम हिंदू रखता है, लड़की तक पहुंचता है, संबंध, शारीरिक संबंध बना लेता है। लड़की जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाती है, तब उसको कहता है कि मेरी असलियत तो ये है। अब लड़की इस स्थिति में है कि ना तो वापस जा सकती है, और अनमने मन से बहुत बार जो हो गया उसको स्वीकार कर लेती है। तो क्या सभ्य समाज का ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि जो पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं, एक तो उनको वार्न करें, और दूसरा जो इस अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं, लव शब्द पे मत जाइए, वो बेसिकली क्रिमिनल है, क्रिमिनल इंटेंट से लव का नाटक कर रहा है। तो उसके प्रति समाज को सचेत करना और उस व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसको सजा दिलवाना, क्या किसी सभ्य समाज की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? ये लव जिहाद है। मैं अपनी प्रतिपत्ति क्लियर करता हूँ। मेरा काम है बतौर पत्रकार कि एक वैचारिकी के, यदि एक व्यक्ति आए हैं मेरे पास, और आपके पास तो लंबा पढ़ाई लिखाई का अनुभव भी रहा है, तो मैं एक पत्रकार की भांति, मेरा अधिकार है और मेरे ऊपर दायित्व है, को बिल्कुल भी मेरा दायित्व है सर कि मैं आपके पास उधर वैचारिकी के जो सवाल हैं उन तक आप तक रखने की कोशिश इसलिए मुझे अपनी बात कहने का मौका भी मिला। जी स्वागत है उसका। जी एक अब इस पर हालांकि बहुत गहन बात हो सकती है, लेकिन उसी पे एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है सर कि आपने कहा कि लड़की को टारगेट बनाया गया, सब कुछ किया गया, पर वो 18 साल की बालिग है, उसके पास अपनी समझ है, उसके पास अपनी एक वैचारिकी है, वो खुद भी फैसला ले सकती है। फिर तो जितने भी चीटिंग के केसेस सजाएं बंद कर देनी चाहिए। चीटिंग का केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी चीट होता है उसके बारे में कहा जा सकता है वो 18 साल का है, उसके पास पढ़ाई लिखाई है, वो अपना विवेक का उपयोग कर सकता है। उसने नहीं किया उपयोग तो उसकी गलती वो भुगते, हमारे समाज को और कानून को उसके साथ कोई लेने देना। अच्छा, तो क्या आप मोदी सरकार को ये सलाह देना चाहेंगे कि वो इस पर एक इसकी परिभाषा तो लेकर आए एटलीस्ट, ताकि एस्टैब्लिश हो सके कि इस पे काम होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। और जिस तरह से हम आजकल फ़ोन पे बहुत सारे स्कैम होते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कि लोगों को सचेत करने हुए कि अपना वो OTP मत दीजिए, ये मत करिए, वो मत करिए, तो एक सभ्य समाज का काम है। इसी तरह से जो लोग पॉसिबली पोटेंशियल टारगेट्स हैं उनको वार्न करना, उनको बताना, और जो अपराधी हैं उनकी सज़ा की व्यवस्था करना, ये कानून और व्यवस्था के भी होना चाहिए, और इसके लिए जो जो आवश्यक हो वो सब करना चाहिए। एक और नैरेटिव लेते हैं आपकी किताब के आश्रय। आपने कहा है कि कश्मीर
हिरोशिमा है। हिरोशिमा, आप दोस्तों को याद होगा, 6 अगस्त को अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। ओपेनहाइमर अभी फिल्म भी आई है, लिटिल बॉय उसका नाम था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब था। कश्मीर को हिरोशिमा के उस सेम कड़ी में रख देना और उसकी क्या परिभाषा आप बनाना चाहते हैं, मतलब इससे क्या हम देखिए ऐसा है, आप कश्मीर की समस्या भी नरेटिव की समस्या है। अच्छा, आप शब्द में मत जाइए, उसके भाव पे जाइए। वहाँ के रहने वाले सारे कश्मीरी हैं, उनके पूर्वज शताब्दियों से वहाँ रहते हैं, पीढ़ियों से वहाँ रहते हैं। कुछ ऐतिहासिक कारणों से 95% कश्मीर घाटी के लोग, या 90%, कुछ भी कहिए, एक बड़ी संख्या में लोग, उन्होंने अपना मजहब परिवर्तित कर लिया। और मजहब परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, उनका नैरेटिव बदल गया। जो उनके कल तक अपने थे वो सब उनके लिए पराये हो गए, जो कल तक उनके अपने थे वो शत्रु हो गए और उनसे घृणा हो गई। और ये नैरेटिव का एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, चमत्कार है। और आप कल्पना करिए कि एक आदमी हिंदू है और पिछले 50, जिसे कहना चाहिए, पीढ़ियों से घाटी में रहता है, दूसरा भी 50 पीढ़ियों से रहता है, पर 4 पीढ़ी पहले मुसलमान हो गया, 6 पीढ़ी पहले मुसलमान हो गया, और इसको वो अपना शत्रु मानता है और पाकिस्तान से मिलकर या पाकिस्तान के इशारे पर उस पर हर तरह का अत्याचार करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि कश्मीर घाटी में जो 1990 के दशक में हुआ, वो कोई अचानक नहीं हुआ और केवल पाकिस्तान के लोगों ने आके नहीं किया, यहाँ के लोगों की सहमति थी। कई जगह तो सक्रिय सहमति थी, कई जगह मूक सहमति। सर का रेफरेंस यहाँ से 19 और 20 जनवरी 1990 के कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर है। 33 बरस बीत चले हैं जी, पर अभी तक न सरकार की तरफ से न समाज की तरफ से अभी तक उनके रहने की या उन तरह के उनके पुनर्वास की उस तरह की अभी कोई योजना बहुत मूर्त रूप से नहीं आ पाई है। नहीं, क्योंकि योजनाएं बहुत बनी और पालन नहीं होना। योजनाएं बनी, पर वहाँ का ये जो 95% लोग जो एक नैरेटिव से बहक गए, उस नैरेटिव से हम बाहर नहीं ला पाए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, भारत ने जो मुसलमान आक्रांता थे उनके खिलाफ तो 100 लड़ाइयाँ लड़ी और कईयों में जीते, कईयों में हारे, परंतु उसके पीछे की जो मानसिकता थी, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी। आज भी कश्मीर में हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हैं, रोज़ मारे जाते हैं, परंतु उसके पीछे की जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, जो पैराडाइम है, उस पैराडाइम को ना तो हम चिन्हित कर पाए हैं और ना ही उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। विद द रिजल्ट कि वो नर्सरी तो वहीं की वहीं रहती है, हम पेड़ काटते हैं, उसमें से नहीं उगाते हैं, और वो समस्या बनी रहेगी। ठीक, इस किताब पर तफसील से खूब बात हुई। अब चूंकि आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो एक मेरी बहुत बाल सुलभ जिज्ञासा और मेरा थोड़ा लालच कहिए कि मैं आपसे कुछ किस्से जानना चाहूँगा। आप जब इस बातचीत से पहले मुझे बता रहे थे, जिस जगह से मैं आता हूँ, भरतपुर से एक रेलगाड़ी आ रही है, जाड़ों के दिन है, लालकृष्ण आडवाणी उसकी छत पर बैठे हैं, खुली रेलगाड़ी के। जरा वो किस्सा मैं आपसे नहीं छीनना चाहूँगा। ऐसा है कि माननीय आडवाणी जी सिंध से थे, कराची से थे, और भारत के विभाजन के समय शायद उनकी उम्र 20-21 साल की थी, 20 साल की थी। वो भारत आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हो गए, और वो भरतपुर में प्रचारक थे। तब संघ का मुख्यालय जो उत्तर भारत है, वो झंडेवाला पे था। झंडेवाला अभी भी वहीं, अभी वो बन रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रही बिल्डिंग की। तो उनको बैठक की सूचना मिली। उन दिनों ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ इतना कोई सक्रिय नहीं था, एफिशिएंट नहीं था, आज की तरह तो नहीं था कि व्हाट्सएप मैसेज आ जाए। तो शाम को उनको सूचना मिली कि कल सवेरे वहाँ आवश्यक बैठक है और उनका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वो एक कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक थे, अनुशासित थे, तो कैसे जाएं? गाड़ी कार वगैरह की व्यवस्था का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, संघ के पास इतने साधन थे ही नहीं, और लोगों के पास भी, उन दोनों शायद भरतपुर ऐसे शहर में महाराजा के अलावा शायद ही 2-1 लोगों के पास गाड़ी रही जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी।
पैदल भी जाने का सवाल पैदा नहीं होता था। तो एकमात्र विकल्प बचता था रेल। तो ये लोग रेलवे स्टेशन पे गए कि भी क्या हो सकता है, कोई गाड़ी है पीछे से आ रही हो। तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि रात में कोई गाड़ी तो नहीं है, पर एक मालगाड़ी निकलेगी यहाँ से और उसमें नमक जा रहा है दिल्ली और बाकी जगह के लिए, और वो सवेरे दिल्ली पहुँच जाएगी। और देखिए सर्दियों के दिन थे और उत्तर भारत में झाड़ा जब पड़ता है तो भयंकर रूप से पड़ता है, और गाड़ी खुली हुई थी, खुले रेक थे, उनमें नमक लदा हुआ था। अनुशासित संसेक थे, प्रार्थना की कि हमको बिठा दीजिए उसमें और जो भाड़ा लगता ले लीजिए। तो शायद स्टेशन मास्टर ने कहा कि भाड़े की तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठ के चले जाइए। तो रात भर खुले वैगन के नमक के ऊपर अडवाणी जी, युवा अडवाणी, सर्दी सहते हुए सवेरे दिल्ली में उतरे और टांगा लेकर झंडेवाला पहुंचे। इसी तरह का एक अटल जी के 2 किस्से मुझे याद आते हैं। प्लीज़ बताएं सर। मेरे को जगदीश प्रसाद माथुर ने किस्सा सुनाया था। जगदीश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी थे और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के बड़े नेताओं में से थे, राज्यसभा में भी रहे। अजमेरी गेट में तब भारतीय जनसंघ का केंद्रीय कार्यालय होता था और इन लोगों ने भोजन किया रात का, और अटल जी रात को आने वाले थे, कहीं प्रवास पे गए थे, उनकी ट्रेन जो थी रात को पहुंचने वाली थी, वो आए नहीं। इन्होंने कुंडी लगाई और वो फर्स्ट फ्लोर पे दफ्तर था, वो मैंने देखा हुआ है वो दफ्तर। तो सो गए। सवेरे 6 बजे खटखट की आवाज़ हुई, दरवाज़ा खोला तो ये उन दोनों में बिस्तरा बन चलते थे, होल डाल। अच्छा, हाँ, जिसमें पूरा बिस्तर कपड़े उपड़े सारे आ जाते थे, कटनी से बन जाती थी। स्लीपिंग बैग टाइप का। स्लीपिंग बैग टाइप का। हाँ, वो स्लीपिंग बैग तो नहीं होता था, पर कुछ कुछ वैसा ही होता था। आज की जनरेशन शायद उसको समझ पाए ना समझ पाए। तो उसमें कपड़े कपड़े भी आ जाते थे। तो कंधे पर लटकाए हुए धोती कुर्ता पहने अटल जी खड़े थे सवेरे के 6 बजे। अरे आप तो रात को आने वाले थे। तो अंदर आए, कहा कि वो ट्रेन लेट हो गई, उसको 9:30 पहुँचना था, वो रात को 2 बजे पहुँची। अब मुझे लगा कि मैं 2 बजे स्टेशन के साथ ही अजमेरी गेट का कार्यालय था। वैसे अभी रात को दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। तो मैं वहाँ चला गया रामलीला मैदान में, होल डाल बिछाया, सो गया, और अब सवेरे जब रोशनी हुई तो चल के आ गया। इतना सरल जीवन इन लोगों का रहा। मुझे अटल जी का एक और दूसरा किस्सा याद आता है। मेरा मिलने का समय तय था उनके साथ, दोपहर को हम भोजन इकट्ठे करने वाले थे उनके घर पर। तो मैं पहुंचा तो बताया मेरे को शिव कुमार जी ने कि कुछ बाहर से आए हुए उसके साथ बैठे हुए। तो ये 1990 के पहले की बात है। अच्छा, ठीक। तो उन दोनों की सुरक्षा वगैरह, राज्यसभा के सांसद थे उस टाइम। हाँ, तो वैसी कोई रहती नहीं थी। तो मैंने कमरे में झांका तो अटल ने अरे आओ। तो उनसे भी कहीं ज़्यादा बुजुर्ग आदमी के बैठे हुए थे और दोनों बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं बैठ गया। तो उनकी बातचीत में से समझ में आया कि 1957 में अटल जी पहली बार सांसद बने थे। 3 जगह चुनाव लड़ा था। 3 जगह चुनाव लड़ा था, बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ। और उसमें एक जगह जमानत जब्त हुई थी जी, और एक जगह केवल हारे थे, जमानत बच गई थी, और बलरामपुर से जीत कराए थे। वो जीत कर आए थे। अब उन दोनों में शायद 4 सांसद थे कुल पार्टी के, और ये सबसे अच्छे वक्ता थे, और उन दोनों भी सांसद का आना जाना मुफ्त में होता था। तो पार्टी इनका अपने विस्तार के लिए अधिकतम उपयोग करती थी। विमान में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो कुछ दिन इनके महाराष्ट्र को दिए गए कि आप इनके समय का उपयोग करिए। अच्छा, ये बम्बई पहुंच गए। बम्बई में जो कार्यालय था वहाँ से कहा कि इनको आपको ये रही आपकी बस की टिकट, और कुछ ज़िला कौन सा था मुझे याद नहीं, तो पूरे दिन की बस की यात्रा है, शाम को आप पहुँच जाएंगे
तो 2-3 दिन उस जिले में आपके कार्यक्रम होंगे, वो आपको जिले वाले बताएंगे। ये बस में बैठ गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जहाँ जाना था। शाम को बस पहुंची। अब वो जिला मुख्यालय, उन दोनों में बत्ती होती नहीं होती, कच्चे बस स्टैंड होते थे। उतरे, ढूंढने लगे कोई लेने आया होगा, कोई लेने नहीं आया, और अपना होल्डर लेके ये खड़े हैं वहाँ पर। बस स्टैंड खाली हो गया, पता भी नहीं कहाँ जाना है। पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो एक रिक्शे वाले को पकड़ा, उससे कहा भाई तुम्हें जनसंघ का कार्यालय मालूम है? तो 2-3 से बात करने के बाद चौथे ने कहा हाँ मेरे को मालूम है, फलानी सड़क पे इतने पैसे लगेंगे, मैं छोड़ दूंगा। पहुंचे तो झंडा लगा हुआ था ऊपर, डबल स्टोरी मकान था, नीचे बरांडा था और इतना मोटा ताला लगा हुआ था दफ्तर में। रात का टाइम, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें लगाई, तो 10-15 मिनट में एक बुजुर्ग आदमी, जिसने अपने आप को कहा कि मैं यहाँ का चौकीदार प्लस चपरासी हूँ और सवेरे आना, अभी दफ्तर बंद है। कहा मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ, दिल्ली से आया। अरे कहीं से भी आए हो, दफ्तर बंद है तो बंद है, सवेरे आओ। कहा देखो, मैं थोड़ा और परिचय दिया, कुछ कहा, तो उसने कहा ठीक है, ऊपर वो बालकनी में तुम्हारे लिए चटाई बिछा देता हूँ, तुम वहाँ सो जाओ। तो उन्होंने कहा भाई जो जनसंघ के यहाँ के अध्यक्ष हैं, मैं अभी नहीं जाऊँगा कहीं, रात के टाइम यहाँ कोई नहीं जाता कहीं, आपको सोना है और पीने का पानी इनको दे दिया। तो भूखे ये रात को सोए, गुस्सा बहुत आया, और सवेरे लोग जल्दी उठ जाते हैं, चौकीदार भी उठ गया। तो चौकीदार को कहा हाँ मैं जा रहा हूँ बताने के लिए। क्या नाम बताया था तुमने अपना? तो इन्होंने स्लिप पे नाम लिख के दिया। 15 मिनट में पास ही रहते थे वो आए, आप कैसे आए? अरे भाई, तो इनको बहुत गुस्सा आया कि रात में आ गया था, इतना परेशान रहा। परेशान हुए, और आपको जानकारी भी नहीं है कि मैं, कि सब हमें को मालूम भी नहीं। ये आपस में कर रहे थे, तो इनके पहुंचने की टेलीग्राम वहाँ पहुंची, कि वो टेलीग्राम 3 दिन लेट पहुंची कि अटल बिहारी रीचिंग ऑन सच एंड सच डेट, मेक प्रोग्राम फॉर हिम। और इनके सामने टेलीग्राम पहुंची तो इनका गुस्सा गायब हो गया। नहाए धोए, फिर 3 दिन रहे। तो जब तब के जिला अध्यक्ष थे, वो इनके लिए मिलने आए हुए थे दिल्ली से। अच्छा, तो तब का वो किस्सा सुना रहे थे। तब को किस्सा तो तब ये सारी बात का पता लगा। अच्छा सर, आरएसएस के जो वेटरन्स रहे हो, जैसे शाद्री साहब रहे, दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब रहे, के सुदर्शन साहब रहे जो सरसंघ चालक भी रहे, तो इनमें से किसी की ऐसी कोई एनेक्डोट, कोई मुलाकात आपको याद हो, बातचीत होती थी, कैसे होते थे बहस मुबाहिस से? आपने वो दौर भी देखा है जब आरएसएस और बीजेपी के बीच में सरकार बनने के बाद किस तरह टसल चला है? कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष हैं, हमने पूरा देखा, बंगारू लक्ष्मण का हमने वो दौर देखा है, मतलब मैंने तो पढ़ाई है, आपने देखा है, तो उसका थोड़ा बताएं। देखिए ऐसा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी, जो उससे पहले भारतीय जनसंघ, ये बिल्कुल जुदा जुदा संस्थाएं हैं संगठनिक ढांचे में। परंतु जैसे एक ही परिवार के 2 लोग अलग अलग व्यापार करते हुए भी एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं और उनमें खून का रिश्ता होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश नेतृत्व, या उससे पहले जनसंघ का, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही निकला होता है। क्या आप स्वीकार करते हैं कि संघ और भाजपा का नाभिनाल संबंध है? बिल्कुल संबंध है, वैचारिक संबंध है, वैचारिक संबंध है, और दोनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। और उसको थोड़ा और मजबूत करने के लिए एक परंपरा रही है कि जो राजनीतिक दल हो, पहले भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन मंत्री जो होगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक होता है, और वो दोनों में तारतम्य बना के रखता है। दोनों का गोल एक ही है, दोनों का गोल एक ही है, भारत को परम वैभव पर पहुंचाना। भारतीय जनसंघ जो है और अब भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक व्यवस्था में काम करते हैं। उनको उन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए, जो संविधान किसी भी राजनीतिक दल पर जिम्मेदारियां डालता है। संघ एक स्वतंत्र संगठन है और कानून के दायरे में रहकर वो देश के लिए काम करता है।
परम पूज्य गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गोलवलकर, दूसरे सरसंघ चालक, हाँ 1949-1974 तक ये टाइम पीरियड है। नहीं 1940 में टेक ओवर किया था उन्होंने। 40 1940 में टेक ओवर किया था और 1973 में उनका देहांत हुआ था। फिर बाला साहब देवरा वो 33 साल तक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर वो ऋषि परंपरा से थे। BHU में बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और प्रोफेसर थे, उनकी वेशभूषा और उन दोनों शायद परंपरा भी थी कि संस्कारवान लोग अपने प्रोफेसर्स को नाम से नहीं बुलाते थे जैसे अमेरिका में बुलाते हैं, उन दोनों गुरुजी कह के बुलाते थे और श्रद्धा भी रखते थे। फर्स्ट नेम से नहीं बुलाते थे मतलब? फर्स्ट ने और श्रद्धा भी रखते थे। और ये भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है कि आप जिससे भी कुछ सीखते हैं उसके प्रति आदर भाव रखते हैं। और कबीर के और तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा, गुरुचरण सरोजराज, तो भी गुरु से शुरू होता है। गुरु से शुरू होता है, पहला शब्द गुरु है। और हनुमान जी से नहीं शुरू होता, गुरु से शब्द शुरू होता है। तो ये इसलिए उनका बहुत सम्मान था। और वो एक संघ के नेता भी थे, परंतु उसके साथ साथ वो अध्यात्म व्यक्तित्व के मालिक भी थे। और इसलिए जो संघ के जीवन में सबसे कठिन काल था, पहला प्रतिबंध, उसमें जिस योग्यता के साथ जब लोगों को गुस्सा आया कि अपनी सरकार हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तो उन्होंने कहा देखो अगर दांत गलती से जीभ को काट लें तो दांत कोई नहीं तोड़ता अपने। अच्छा, दांत कोई नहीं तोड़ता, सरकार हमारी है, शासन हमारा है, हमें इनके साथ कोऑपरेट करके चलना है, वैर भाव नहीं रखना है, शत्रु भाव नहीं रखना है। और उसी भावना से संघ ने फिर सत्याग्रह किया। शेषाद्री जी भी इसी परंपरा में थे। और वैसे तो जितने भी सरसंघ चालक हुए और जो वर्तमान है सभी विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु मैं मानता हूँ कि माननीय शेषाद्री जी एक संघ अधिकारी थे जो बहुत विचारवान, और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। भारत को विभाजन को लेके अगर कुछ सच में ऑब्जेक्टिव स्टडी है तो उसको पढ़ना चाहिए। मुझे उसका शीर्षक भूल गया, माननीय शेषाद्री जी की लिखी हुई किताब है। और इसी तरह से गुरुजी भी थे। और सुदर्शन जी बड़े सरल हृदय के व्यक्ति। अच्छा, आपकी मुलाकात रही होगी ना काफ़ी बार? मेरे एक माननीय सुदर्शन जी के साथ तो बहुत ही निकट का परिचय रहा। और वो विद्वान भी थे, वक्ता भी बड़े अच्छे थे, सरल हृदय व्यक्ति बहुत थे। और के सुदर्शन मोहन भागवत से पहले सरसंघ चालक थे RSS के। ठीक बात है। और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात ये थी कि परम पूज्य गुरु जी को तो मैं एक ही बार मिला। एक OTC एक संघ का वर्ग होता है, उसमें था। उनकी मृत्यु से शायद 200 वर्ष पूर्व की बात है। रोहतक में वर्ग हुआ था, उसमें वो आए थे, तो उनके दूर से दर्शन करने का अवसर मिला मेरे को। 1 to 1 बातचीत का कोई अवसर नहीं था। पर माने ये सुदर्शन जी ये तो मित्रवत व्यवहार करते थे। और मेरे को याद कराना पड़ता था कि भगवान आप सरसंघ चालक हैं, तो मैं एक संशक हूँ, परंतु उनके स्वभाव में इतनी सरलता थी कि वो अपने आप को संघ का स्वयंसेवक कार्यकर्ता ही मानते थे और उसी तरह का व्यवहार करते थे। ठीक सर, रुखसती से पहले बस जाते आते, क्योंकि आपने वो सारा दौर देखा इसलिए मेरा थोड़ा और लालच है। जब गोविंदाचार्य की विदाई होती है, सरकार जाती है 2004 में, उसके बीच का जो पूरा टसल आपने वो सब देखा है। उस दौर में भीतर खाने क्या मीटिंग्स में बात हुआ करती थी? मतलब क्या ऐसे कोई गुट बने हुए थे पक्ष विपक्ष के, या आपको कई बार लगता था कि रेट्रोस्पेक्टिव में इस डिसीजन को ठीक कर लिया जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि एक तो उन दिनों में ये जब 98 में अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो 96 में बने तो वो 13 दिन की सरकार थी, पर 98 में बने तो पहली बार लोगों को लगा कि बीजेपी के लोग भी पावर में आ सकते हैं। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। हाँ 16 मई 1996 नहीं, उस वक्त नहीं, ये जब वो तो 13 दिन की सरकार थी। हाँ। ये 98 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 98 की बात कर रहा हूँ, 99 या 98 मार्च 1998 से अप्रैल 1998, 17 अप्रैल 1999 एक बिल्कुल आपको सही याद है, मेरे को याद नहीं थी। तो पहली बार गंभीरता से लगा कि सत्ता में आ सकते हैं। तो अटल जी के आसपास एक उद्योग खड़ा हो गया शुरू,
कि कैसे अपने आप को इस व्यवस्था में रेलेवेंट हो जाएं और इसमें इन्फिल्ट्रेट करें। और उनके पास एक प्लैंक बन गया कि अडवाणी गुट और अटल जी का गुट, और झूठ और सच के नैरेटिव के माध्यम से उन्होंने अटल जी के आसपास ये फैलाना शुरू किया कि संघ और अडवाणी जी मिलकर या अलग अलग आपको सत्ता से हटाना चाहते हैं। ये कौन थे, थोड़ा एक आध नाम अगर मैं आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा ठीक। कई तो उनमें मित्र हैं आज भी। और एक साप्ताहिक ने तो हर हफ्ते इस तरह का कॉलम लिखना शुरू किया। एक हिंदी दैनिक ने भी इस तरह की प्रैक्टिकली रोज कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया। मेरी एक दिन अटल जी से बात हुई। अटल जी के साथ मेरे मित्रवत संबंध थे, आयु में फ़र्क था, स्टेटस में फ़र्क था, परंतु कभी उन्होंने कभी इसको माना नहीं। और मेरा परिचय उनसे 1986 में हुआ था और मेरे को एक अच्छे दोस्त की तरह ही माना उन्होंने। तो उन्होंने कहा मेरे को कि ये सुनते हैं यार ये गुटबाजी क्या है, प्रधानमंत्री से तब की बात है। मैंने कहा था गुटबाजी तो है, हाँ हमने भी सुना। कैसे? मैंने कहा देखिए इस पार्टी में एक गुट है। अरे यार रहस्य मत बढ़ाओ, क्या है? मैंने कहा इस पार्टी में गुट है जो प्रो अटल बिहारी वाजपेयी है, और उस गुट का नेता जो है उसका नाम लाल कृष्ण आडवाणी है। बड़ी जोर से हंसे और उन्होंने मेरी बात पे विश्वास किया। वो कभी नहीं मानते थे कि संघ जहाँ आडवाणी जी किसी तरह का षड्यंत्र उनके खिलाफ कर सकते हैं, परंतु उनके आसपास ऐसा एक उद्योग खड़ा किया गया। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, पर एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के नाते मुझे थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई लिखाई से कुछ तथ्य याद आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब अमेरिका जाते हैं अपने घुटनों का ऑपरेशन कराने या और किसी बात से, अमेरिका नहीं, ऑपरेशन तो यही हुआ था बॉम्बे में। नहीं, अमेरिका एक विजिट के तौर पर गए थे, तब वो लाल कृष्ण आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाकर गए। मैं मतलब जो भरोसे वाली बात आप कर रहे थे, तो कई बार हमने देखा है कि उस तरह से वो आडवाणी जी और उनके बीच में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, या तो उस दौर में कन्वर्सेशन कैसे हुआ करती थी? ऐसा है कि पूरी की पूरी इन दोनों की जो रिलेशनशिप थी, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप चाहेंगे वो है आर्टिकल 10,000 शब्द का, बीजेपी अंग्रेजी में है और पीछे मैंने लिखा था। जब इनकी आडवाणी जी की माई कंट्री माई लाइफ करके उनकी ऑटोबायोग्राफी, मेरा देश मेरा जीवन, हाँ मेरा देश, तो अंग्रेजी में हिंदी दोनों में है, तो उन्होंने लिखा, तो उसका प्रीफेस जो है वो अटल जी ने लिखा, वो प्रीफेस पढ़िए। और इस किताब में किस तरह से अटल जी के बारे में आडवाणी जी ने लिखा वो भी पढ़िए। ये एक चित्र है, ये चित्र जयपुर भारतीय जनसंघ कार्यालय का है, जिसमें 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, अटल जी, आडवाणी जी और भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी, 3 लोग हैं। और फिर प्रधानमंत्री निवास का तीनों लोगों का चित्र है, इन्हीं तीनों का। तो दोनों चित्र कंट्रास्ट हैं इन द सेंस कि 50 साल पहले तीनों युवा दिख रहे हैं और ये 50 साल बाद एक उपराष्ट्रपति हैं, एक उप प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री हैं। ये सब टीम वर्क से सामने आए और ये इनमें से कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जिसने राजनीति में इसलिए हिस्सा लिया हो या राजनीति में इसलिए आया हो कि उसको पद चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए था, या अपने लिए धन चाहिए था, या सत्ता चाहिए थी। तब तक तो जब ये लोग आए थे तब तक तो कोई दूर दूर भी कोई ऐसा मौका नहीं लगता था कि प्रतीत होता था कि इनमें से कभी कोई सांसद भी बनेगा। और ये लोग तब आए थे, देश को जिस स्थिति में था उससे ऊपर ले जाने के लिए आए थे, और इसलिए व्यक्तिगत आकांक्षाएं अगर होंगी भी तो दे वर ऑलवेज सबसर्विएंट टू द बिगर गोल। बिगर गोल, बड़े लक्ष्य के लिए निजी। अटल जी की तो कविता भी है कि हम बड़े लक्ष्यों के लिए, छोटे लक्ष्यों के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को ना भूलें। बहरहाल
इस किताब पर इस चर्चा की समाप्ति का वक्त यहीं तक। हालांकि और कई सारे सवाल हैं, इतनी मोटी सी किताब है, पर 1 घंटे की इस पूरी बातचीत में किताब को पूरी तरह से आप समझ जाएं, हम सारी बात कर लें, इस भ्रम में ना आप रहें ना मैं रहूं। आप किताब को पढ़ें। प्रभात प्रकाशन ने इसे छापा है, 600 रुपये इसकी कीमत है। बलबीर जी, आप आए, आपने हमें किस्से सुनाए, आपने अपनी किताब की वैचारिकी से हमें अवगत कराया। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। इसी तरह आपके लेख आते रहें, किताबें आती रहें और हमें विमर्श का, बातचीत का, नैरेटिवों से इतर बातचीत का हमें जो एक सिला है वो मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। दीपक जी, आपका और ललन टॉप का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को कई बातें कहने का और विचार साझे करने का अवसर दिया और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। किताब तो एक छोटा सा प्रयास है और प्रभु कृपा रही तो शायद एक किताब और भी आए। बिल्कुल, मैं शुभकामनाएं सर मेरी आपको। किताब वाला में आज के एपिसोड यहीं तक। अगली बार आप कौन सी किताबों पर हमारे साथ हमें बताना चाहते हैं, जिस पर हम चर्चा करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किताबी बातें के लिए, किताब वाला के लिए इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था मोहन और आलिश ने। मेरा नाम है दीपक। टाटा।